सो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसमें अपन सारा सब कुछ पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स का अराइवल होता है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का अराइवल होता है और उनके अराइवल से इंडिया की हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ अपन आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अराइवल होता है पोर्तुगीज़ का। सबसे पहले अराइवल किसका होता है? पोर्तुगीज़ का। पोर्तुगीज़ ही वो लोग थे जिन्होंने इंडिया में टबैको और कैशू नट्स को इंट्रोड्यूस करा था। इन दोनों के इंट्रोडक्शन और सबसे पहले आने वाले पोर्तुगीज़ थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पोर्तुगीज़ थे। सबसे पहले आया कौन था पोर्तुगीज़ में से? वास्को डे गामा। वास्को डे गामा 1498 में आया था और इसने सबसे पहला डिस्कवर करा था सी रूट डिस्कवर करा था इंडिया के लिए। ये सबसे पहला सी रूट डिस्कवर करता है और ये इंडिया में आता है। अब एक और एक्स्ट्रा चीज़ जैसे मैं आपको बताऊं तो इंडिया में आने के बाद ये जो यहाँ से जो लेकर जाता है अपनी शिप के अंदर वो होता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और इस काली मिर्च को वो लेकर जाता है और इससे वो कमाता है 75% प्रॉफिट। इसकी वजह से ये दोबारा यहाँ पे आता है और जैसे ही ये रूट पूरी तरह डिस्कवर हो जाता है तो फिर यहाँ पे पोर्तुगीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और सबसे पहला पोर्तुगीज़ का वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनता है। फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ये बनता है 1505 में। यही वो आदमी होता है, ठीक है, जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है जिसको कैटरास सिस्टम भी अपन बोलते हैं। क्लियर है? और ये पूरे इंडियन ओशन पे कवर था। मतलब सारा जो कंट्रोल था, सारा जो लाइसेंस था ट्रेड का, वो सारे किसके अंडर में था? पोर्तुगीज़ के अंदर। अगर आपको कोई भी चीज़ ट्रेड करनी है इंडियन ओशन में तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए किसकी? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा की, या फिर मैं बोलूँ इनडायरेक्टली पोर्तुगीज़ की परमिशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका वाइसरॉय होता है जो कि सेकंड वाइसरॉय होता है अल्फेंसो दी अल्बिक्यूरो। ये आपका सेकंड पोर्तुगीज़ वाइसरॉय होता है, गवर्नर ऑफ इंडिया। 1509 में बनता है। ये कैप्चर करता है गोवा को 1510 में और किसको अबॉलिश करता है? सती प्रथा को। ये कम्प्लीटली क्या कर देता है? एबॉलिश कर देता है, ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट जो तुमको ध्यान रखना है, नानो दो गुच गोवा। ही वॉज द पोर्तुगीज़ गवर्नर हु मेड कैपिटल कोचिन और गोवा। इसने 1530 में जो कैपिटल थी वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दी थी? कोचिन से कहाँ शिफ्ट कर दी थी? गोवा में। और गोवा में पोर्तुगीज़ सबसे लास्ट तक रुके थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी पोर्तुगीज़ वहीं पे ही थे, फिर उनको हटाया गया था। तो लास्ट तक कौन रुके थे? पोर्तुगीज़। सबसे पहला अराइवल किसका हुआ था? पोर्तुगीज़ का। चलो, बहादुर शाह रूलर ऑफ गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्तुगीज़ इन 1535। क्लियर है गाइस? तो इन्होंने ही सरेंडर करा था और इससे पोर्तुगीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो डच आता है। डच इनको पीपल फ्रॉम नीदरलैंड्स बोलते हैं। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करी थी 1602 में। सबसे पहली डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करी थी और कहाँ इस्टेब्लिश करी थी? मसूलीपट्टनम। असल में मसूलीपट्टनम नहीं है, ये मछलीपट्टनम होता है जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में 1605 में इसको इस्टेब्लिश करी थी, बट इजी के लिए मसूलीपट्टनम याद रख लो। चलो नेक्स्ट, इंग्लिश अब असल में कौन है? अपने ब्रिटिशर्स है। कौन है? ब्रिटिशर्स है। ब्रिटिशर्स का अराइवल होता है 1599। 1599 में सबसे पहले एग्जिस्टेंस होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी एग्जिस्टेंस होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। किससे मिलता है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये क्वीन एलिजाबेथ इसको ये रॉयल चार्टर देती है और इस रॉयल चार्टर के अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो ट्रेड करेगा वो किसका अंडर आएगा? वो सिर्फ़ और सिर्फ किसको परमिशन है इंडिया में ट्रेड करने की? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि इंडिया में इजीली ट्रेड कर सकती है। नेक्स्ट 1608 में बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो होता है विलियम हॉकिंस जाता है कहाँ पे? जहांगीर कोर्ट में। और जहांगीर कोर्ट में जाके इसको एक ट्रेड प्रस्तावना मिल जाता है, आई मीन्स एक अग्रीमेंट मिल जाता है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, जो मतलब काफ़ी टर्निंग पॉइंट होता है क्योंकि यहाँ से इनका रेवेन्यू बहुत बूस्ट हो जाता है और रेवेन्यू बूस्ट होने के बाद इनके जो पूरा डेवलपमेंट हो जाता है ब्रिटिशर का इंडिया में, वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चलो गाइस, नेक्स्ट ब्रिटिशर्स की बात करें तो इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश करी थी। हालांकि एक टेम्परेरी फैक्ट्री थी 1611 में।
फिर 1613 में सूरत में अपनी ये पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देते हैं। सर थॉमस रॉय 1615 में ये जहांगीरी कोर्ट में जाते हैं और इनको क्या मिल जाता है, अभी जैसे मैंने बात करी थी आपसे, इनको मिल जाता है ट्रेडिंग राइट्स। यही वो ट्रेडिंग राइट्स होता है जो एक टर्निंग पॉइंट होता है ब्रिटिशर्स का एक अच्छा पकड़ इंडिया पे करने का। क्लियर है गाइस? 1620 में डेन स्टैब्लिश होते हैं, ठीक है, ये इस्टेब्लिश करते हैं अपनी तमिलनाडु में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। एंड 1668 में फ्रेंच भी अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देते हैं सेम सूरत में, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। क्लियर है गाइस? चलो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स की बात करते हैं। अगर मैं ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन की बात करूँ तो ये एक्सपेंशन होता है फ्रॉम द बैटल ऑफ बैदरा, हुगली, या फिर आप चिनसुरा बोल लो, ये तीनों एक ही है। तीनों एक ही बैटल का नाम है। 1759 में होता है। ये हुगली रिवर के बैंक पे हुआ था और ब्रिटिशर ने किसको हरा दिया था? डच को। देखो गाइस, असल में हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे वो धीरे धीरे पावरफुल बन रहे थे। अब पावरफुल बन कैसे रहे थे? जैसे डच हो गए, फ्रेंच हो गया, पोर्तुगीज़ हो गए, इन सबको या तो ये हरा रहे थे या फिर इनके साथ मिल रहे थे। जैसे फ्रेंच को तो इन्होंने डिफीट करा था, बट अगर मैं पोर्तुगीज़ की बात करूँ तो इनके साथ ये मिल गए थे। ऐसे ही ये सबके साथ मिलके ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे और इन्होंने कई सारी पॉलिसीज लॉन्च करी जिससे इनकी पावर और ज़्यादा बूस्ट अप हो गई। चलो नेक्स्ट, बैटल ऑफ सोयल भी आपको ध्यान रखना है, सूरत में हुई थी 1612 में। ब्रिटिशर ने किसको डिफीट कर दिया था? अभी मैंने आपको बताया पोर्तुगीज़ को। अब ये पोर्तुगीज़ को डिफीट कर रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे किंगडम डिफीट करते करते ये अपनी पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। चलो अब इसमें कार्नेटिक वॉर्स आती है। कार्नेटिक वॉर्स है क्या? कार्नेटिक वॉर है आपका ये वॉर्स है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच पीपल। तो इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो भी वॉर थी ये आपकी कार्नेटिक वॉर्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है गाइस? कार्नेटिक वॉर के अंदर। सीरीज ऑफ कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है, ये स्टार्ट होती है। टोटल 3 कार्नेटिक वॉर्स हैं 1744 से 1763 तक। ड्यूप्लेक्स लेड टू दिस फ्रेंच फोर्स इन द फर्स्ट 2 कार्नेटिक वॉर्स, ठीक है, पहली दोनों कार्नेटिक वॉर्स में कौन लीड कर रहा था फ्रेंच फोर्स को? ड्यूप्लेक्स। फर्स्ट काइनेटिक वॉर होती है 1744 से लेके 1748 तक। ये एंड होती है विद द ट्रीटी ऑफ अक्सला चापले। अक्सला चापले से इस वॉर की एंड होता है और इसमें जीता कौन है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इजीली ही जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको डिफीट कर देता है और ये इजीली जीत जाती है। और ये इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग अब ब्रिटिशर ज़्यादा एनरोलमेंट नहीं करेंगे। फिर सेकेंड कार्नेटिक वॉर होती है 1749 से 1754। ये स्टार्ट होती है बैटल ऑफ आम्बुर में। इसमें भी कौन जीतता है? ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ये एंड होती है विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। थर्ड आपको ध्यान रखनी है, थर्ड होती है 1756 से 1763। दिस इज़ नोन एज द बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। असल में देखो, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश पूरी बैटल का नाम नहीं था थर्ड कार्नेटिक वॉर में, ये एक पूरी वॉर का पार्ट था। असल में हुआ क्या था, एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रही थी 7 ईयर्स की। तो ये कॉज हुआ था ऑस्टिन वॉर ऑफ सक्सेशन जो आपके पेरिस में चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे इस वॉर के चलते ये इस वॉर का ही पार्ट था, एक छोटा सा बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश 1760 में। और ये पूरी वॉर एंड होती है विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस। एंड ब्रिटिश फोर्स यहाँ पे लीड कौन कर रहा था? सर आयरे कोटी। और इसको डिफीट कर दिया था फ्रेंच फोर्सेस को। जो कौन लीड कर रहा था? कॉन्ते दे लाले, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, इसको याद करने का सिंपली, जो सर आयरे कुट्टी था, इन्होंने जो फ्रेंच के लीडर थे जो लीड कर रहे थे उसको लात मार के कूट दिया, ठीक है। देलाली लात मार के कूट दिया, ऐसे याद आपको रखना है। चलो नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसका, इस अपने वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इन बंगाल। कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा जो सबसे बड़ा पावरफुल गेम खेला है बंगाल में, जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा पावर मिली, सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिला और यहीं से ही उनका पूरा जो कंट्रोल था सिर्फ बंगाल पे था, यहीं से वो टर्न हो जाता है, उनकी पावर और इंक्रीज़ हो जाती है और वो फाइनली पूरे इंडिया पे कवर करने का प्लान क्रिएट कर लेते हैं। चलो 1727 में मुर्शिद किल खान होते हैं, ये पहले नवाब ऑफ बंगाल होते हैं। नेक्स्ट 1717 में फ़ारुख शैयर गोल्डन फरमान दे देते हैं ब्रिटिशर्स को। असल में ये देते क्यों हैं? इनकी कोई इनको बहुत फीवर हो गया था, फीवर होने की वजह से मतलब ये बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने हेल्प करी थी, इनकी कोई
जैसे डॉक्टर थे उस टाइम, डॉक्टर बुला के इनको ट्रीट करवाया था, तो उस खुशी में इनको गोल्डन फरमान दे दिया गया। गोल्डन फरमान था क्या कि बंगाल में रेवेन्यू कलेक्शन, जो जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन करना है, जो भी ट्रेड करना है, ये सारा कंपनी के अंडर होगा। और सिर्फ कंपनी को 3,000 रुपये देने थे कि इनको, मुग़ल एम्परर को। चलो नेक्स्ट, अगर अपन मैं बंगाल की बात करता हूँ तो सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब एट द एज ऑफ 23। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट सेल्फ गवर्निंग नवाब थे ये किसके, बंगाल थे। अब हो क्या रहा था इस टाइम कि ब्रिटिशर्स अपनी पावर को कुछ ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, गोल्डन फरमान को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और वो फोर्ट जो अपना फोर्ट ही बनाने लग गए थे। भाई एक्चुअल में रूलिंग किसकी थी, सिराजुद्दौला की, बट उसकी के ही अंडर रूलिंग के अंदर ही वो अपना फोर्ट बिल्ड करने लग गए थे। तो और कौन सा था, फोर्ट विलियम था। इस पे गुस्सा आके क्या कर दिया सिराजुद्दौला ने, उस पर अटैक कर दिया फोर्ट विलियम पे, और वहाँ बहुत सारे ब्रिटिशर्स को कैप्चर करके लीड कर दिया ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में ये हुआ था कि बहुत सारे ब्रिटिशर्स को कैप्चर कर लिया गया और उनको बहुत बुरी तरह मारा गया था। इससे सबसे ज़्यादा नाराज़ हुए रॉबर्ट क्लीव, और इन्होंने, रॉबर्ट क्लीव ने अगले ही कुछ सालों में बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रॉड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको लीड कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हार जाता है। हारने का कारण ये होता है, जो उनका मीर जाफ़र होता है, उनका जैसे सेनापति होता है मीर जाफ़र, तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ तो हम तुमको गद्दी पे बैठा देंगे। तो मीर जाफ़र इसको धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को। सब फाइनली सिराजुद्दौला की डिफीट हो जाती है, और ये सारी बैटल एंड होती है, बैटल ऑफ प्लासी एंड होती है विद द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, साइन बिटवीन सिराजुद्दौला एंड द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट एक और बैटल होती है। अब आउटकम क्या निकले इसके, आउटकम ये निकले कि ये सारा रूल असल में मीर जाफ़र तो बैठ गया गद्दी पे, बट अंडर में सारा रूल किसके कंट्रोल में था, सारा रूल ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। अब नेक्स्ट इसका दूसरा आता है, मीर कासिम बनता है। नेक्स्ट नवाब कौन बनता है, मीर कासिम। अब मीर कासिम शातिर निकला। अब उसने क्या करा, वो गया इधर हम दो गाइस। मीर कासिम ने क्या करा, अवध के नवाब के साथ मिला। नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला, मीर कासिम और मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड, ये तीनों मिलते हैं और ये तीनों फाइट करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर भी किसके अगेंस्ट थी, ये भी अगेंस्ट थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है गाइस। अब बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में। 1764 में ये बैटल को लीड कर रहा होता है हेक्टर मुनरो। कौन लीड कर रहा होता है, हेक्टर मुनरो। फाइनली इसमें भी डिफीट किसकी होती है, मीर कासिम की डिफीट होती है, और जीतता कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जीतते ही उनकी पावर और भी ज़्यादा अपग्रेड हो जाती है, और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं ब्रिटिशर्स। क्लियर है गाइस। चलो इसमें दो ट्रीटी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ अहमदाबाद हुई थी, ठीक है गाइस। इस ट्रीटी के तहत क्या था कि जो अवध के नवाब थे उनको 50 लाख रुपीज़ ब्रिटिशर्स को देने थे। जो भी उन्होंने नुकसान करा है, इतनी वॉर वगैरह करा के जो भी नुकसान करा है, तो ब्रिटिशर्स को 50 लाख रुपीज़ उनको पे करने थे। और जो मुग़ल एम्परर थे उनको बोला गया, मुग़ल एम्परर को बोला गया कि तो अब तुम शांति से राजगद्दी पे बैठो, सारा रेवेन्यू राइट्स, दीवाने राइट्स जिनको अपन बोलते हैं, वो हमको दे दो, तुम आराम से गद्दी पे बैठो, राइट्स हम कलेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन हम देंगे। तुम तो बस हम जो तुमको प्रोटेक्शन देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो तुमको प्रोटेक्शन देगी आर्म्स वगैरह से, उसका तुम 26 लाख रुपए हमको दे देना। मतलब उनसे प्रोटेक्शन भी उनको कर रहे हैं और उनसे 26 लाख रुपए ले भी रहे हैं, और उनका ही रेवेन्यू खुद ही ले रहे हैं। ये था ब्रिटिशर्स का रूल। क्लियर है गाइस। यहाँ तक अपनी सारी बैटल्स कंप्लीट होती हैं। अब ये पूरा एडवेंट ऑफ अराइवल, यूरोपियंस का अराइवल, ब्रिटिशर्स का अराइवल कंप्लीट होता है। So thank you guys for this video. I hope you like it.